कि इसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जितना हम बोले उतना स्लो बोलते हैं। जो चाहे तो लिख भी सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग बलबन के राजत्व सिद्धांत की चर्चा करेंगे और इस पर जैसे बीपीएससी ने, यूपीएससी में तो पहला क्वेश्चन हमेशा हर सेक्शन का टिप्पणी होता ही है और कंपलसरी भी होता है, लेकिन बीपीएससी ने भी अभी जो निर्देश जारी किया है उसमें जो पहला क्वेश्चन हर पार्ट का है उन्होंने उसे एक टिप्पणी के रूप में प्रेजेंट किया है, कहा है कि लिखा जाएगा और कंपलसरी होगा। टिप्पणी के रूप में इंट्रोड्यूस करने का मतलब एक सीधा होता है कि आप पूरे सिलेबस को चाहते कि आप कवर करें। पहले गेस वर्क ज़्यादा होता था तो टिप्पणी में ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकते हैं। अगर दोनों सेक्शन मिला के 4 सवाल 8 सवाल उन्होंने पूछा, जिसमें आपको 2 ही जवाब देना है, अगर तो 8 सवाल पूछेंगे तो 8 टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर अगर शेष सवाल बचता है 6 या 7 बचा तो उतना टॉपिक और कवर कर लेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर होगा। तो मेंस में भी यह सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि जो सीमित तरीके से पढ़कर जो लोग बीपीएससी पास करने का प्रयास करते थे उस सिस्टम को ख़त्म कर देना। और बीपीएससी ने कल क्लियर किया है कि प्रीलिम्स में भी निगेटिव मार्किंग रहेगी ही, इसलिए सीरियस पढ़ाई जरूरी होगा। और यूट्यूब या जो जिसको हम प्राय झंडा पताका कहते हैं, किताब की दुकानों पर वन लाइनर चीज़ खरीद कर आप करंट अफेयर्स या इस तरह की चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो असफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आजकल बीपीएससी में इंजीनियर लोग ज़्यादा पास कर रहे हैं, या यूपीएससी में दे रहे या फेल कर रहे लोग वहाँ बढ़िया से पढ़े, वहाँ फेल करके, लेकिन उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, विस्तृत पढ़ाई पढ़ी है, तो आजकल ज़्यादातर लोग वो पास कर जा रहे हैं। तो ये एक पढ़ाई के तरीके में बदलाव की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई, हमारी जो पढ़ाई है उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अब इस इम्तिहान में शामिल होने वाले लोग का स्तर ऊंचा हो रहा है। अच्छी भी बात है, क्योंकि क्वालिटी इम्प्रूव करना कोई गलत बात नहीं होता है। तो उसको आपको देखना है जो बीपीएससी ने अभी इंट्रोड्यूस किया। तो सिलेबस, पूरे सिलेबस का अध्ययन होना चाहिए। अब सिलेक्टिव अध्ययन के कोई रास्ता नहीं है, एग्जॉस्टिव अध्ययन होना चाहिए। इम्तिहान के समय भले आदमी सिलेक्टिव होता है। अब हम लोग आते हैं अपने मूल सवाल पर, वो है बलबन। बलबन का जो रेजिम है वो 1266 से 1287, 1266 से 1287 है। 1206 में जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसका जो फर्स्ट हिस्सा है, पहले के ज़माने में उसे स्लेव डायनेस्टी बोलते थे, आज उसे ममलुक वंश बोलते हैं। 1206 से 1290 इसमें 2 प्रमुख शासक हुए। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक हुआ। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 शासन किया। उसकी बेटी रजिया है, उसने भी 3 साल 6 महीने शासन किया, 36 से 40। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शासक बलबन है, इसने 1266 से 1287 शासन किया। ऐबक भी अलग वंश का था, बलबन, इल्तुतमिश भी अलग वंश का था और बलबन भी अलग वंश का था। लेकिन ऐबक भी अपने प्रारंभिक जमाने में दास था, इल्तुतमिश भी दास था, बलबन भी दास था। इसलिए प्रारंभ के जमाने में इसे दास वंश कहा गया। लेकिन इल्तुतमिश के जो खानदान के लोग हुए 1236 से, जिन लोगों ने 1266 के बीच 5 लोगों ने शासन किया, वो दास नहीं थे। यानी 36 से 66 जो 30 सालों का समय हुआ, उस समय जो शासक चाहे जैसे भी रहे हों, दे वर नॉट स्लेव्स।
बलबन के मरने के बाद 1287 से 1290 तक जिन लोगों ने शासन किया वो भी दास नहीं थे। तो अब एक नया नॉमेनक्लेचर पॉपुलर है, उसको कहा जाता है ममलूक। और इस्लाम में दास और महिला को नंबर 1 पद पर जाना धार्मिक रूप से मना होता है। इसीलिए ऐबक भी अपने जमाने में दासत्व से मुक्त हुआ था, इल्तुतमिश भी अपने जमाने में दासत्व से मुक्त हुआ था। बलबन के दासत्व से मुक्त होने का कोई प्रमाण नहीं है। अब हम लोग बलबन की तरफ चलते हैं। जब इल्तुतमिश 1236 में मरा तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, वह हेयर नॉमिनी था, जो 1228 के लास्ट में वो बंगाल का गवर्नर था, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि बलबन ने इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया और उसके लिए एक मनोनयन पत्र भी बनाया। लेकिन जब इल्तुतमिश 1236 में मरा तो उसका जो सर्वाइविंग सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, उसने एक आतंकवादी शासन स्थापित किया और इल्तुतमिश के बचे हुए खानदान के लोग या जो भी उसको लगता था कि उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ होगा, उसको वह मरवा देती थी। और दरबार में ही एक दिन बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुआ, पूरा दरबार त्राहिमाम कर गया। एक दिन जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजधानी से बाहर गया तो रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार के नमाज के समय वहां के जामे मस्जिद में गई। उस जमाने में लाल वस्त्र पहनना न्याय की मांग थी, यानी अगर कोई लाल वस्त्र पहनकर आपके पास आ रहा है तो ही इज डिमांडिंग जस्टिस फॉर हरसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ। रजिया वो लाल वस्त्र पहनकर गई। मस्जिद में उसने एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया, वो प्रभावशाली वक्ता थी। उसके भाषण से नमाज अदा करने के बाद ये सब हुआ, जनता बहुत ही प्रेरित हुई और जनता रजिया को आगे आगे लेकर चली, सीधे दरबार में गई और जनता ने रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। ये मध्यकाल की अनोखी घटना है। रजिया को सेना ने नहीं बैठाया, रजिया को उसके धर्म ने नहीं बैठाया, रजिया को उसके अधिकारियों ने नहीं बैठाया, दिल्ली की जनता ने रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। यह अपने आप में मध्यकाल की यूनिक घटना थी और ब्रॉड माइंडेड लोगों ने, इस सभी मुसलमान ही थे, लेकिन उन लोगों ने अगर एक महिला को अपना शासिका एक्सेप्ट किया तो यह एक बड़ा निर्णय था, बड़ा उदार निर्णय था। लेकिन रजिया 3 साल 6 महीने ही शासन कर पाई और उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और रजिया को ताबर हिंदा में अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने जाना पड़ा और उसी षड्यंत्र में रजिया गिरफ्तार हुई और सत्ता बदल गई। यहाँ से दिल्ली सल्तनत में 1240 से एक नया खेल शुरू हुआ जो 66 तक रहेगा, फ्रॉम 1240 टू 66। यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब दरबारियों ने इल्तुतमिश के खानदान के लोगों को ही यहाँ हेरेडिटी इज एस्टैब्लिश्ड। एक बात है कि वंशानुगत बात इल्तुतमिश स्थापित करने में सफल रहा था, लेकिन शासक कौन बनेगा इसका फैसला दरबारी करेंगे। इसी को कहा जाता है अमीर और मुकुट के बीच लड़ाई, क्राउन एंड द ऑफिशियल्स। अब क्राउन जो है वह अमीरों के द्वारा नियंत्रित होगा, तो पावर बिहाइंड द थ्रोन वो अधिकारी रहेगा जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। इसी समय दिल्ली सल्तनत में एक नए पद का सृजन होता है जिसको बोलते हैं नायब, है ना, डेप्यूटी टू द रूलर, नायब। यह एक नया पद बना, डेप्यूटी टू द रूलर। ऐतिगिन पहला नायब है दिल्ली सल्तनत में, ऐतिगिन पहला नायब है। और इन लोगों ने म्यूजिद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया।
तो स्वाभाविक है कि जिस आदमी के लीडरशिप में कोई आदमी शासक बनेगा तो वह व्यक्ति पावर बिहाइंड द थ्रोन रहेगा। अब दरबारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती है। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 रहेगा। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनेगा। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा है। वह 42 से 44 है ना शासक रहेगा। 42 से 46 शासक रहेगा। इसके बाद बलबन मेन रोल में आता है। बलबन इल्तुतमिश ने 40सा कहलाता है, चहलगनी कहलाता है। बलबन चहलगनी का एक मेंबर था। चहलगनी एक ऐसा दासों का समूह था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था अपने जमाने में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर। वह उन्हीं चहलगनी में से लोगों को अपॉइंट करता था और चहलगनी जो कि दासों का एक समूह था जिसको बलबन ने इल्तुतमिश ने बनाया। एंड बलबन वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द चालीसा, द फेमस 40, द चहलगनी। बलबन केम इन द सेंट्रल स्टेज और बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था उसका परिवार उत्तर प्रदेश के बहराइच में रहता था, क्योंकि उस जमाने में पूरब के प्रांत का मुख्यालय बहराइच हुआ करता था। उस समय जौनपुर का निर्माण नहीं हुआ था तो वो बहराइच में था। बलबन बहराइच गया और उसको चुपचाप बुर्का पहना कर लाया और दिल्ली में उसने सीधे उसे सुल्तान बना दिया। 1246 से 1266 नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान है और बलबन उसका नायब है। नसीरुद्दीन महमूद बहुत ही शरीफ टाइप का राजकुमार था, जो कि राजकुमार था, धर्म को मानने वाला था, एक्स्ट्रा वैगन नहीं था, टोपी सिलकर या एक शुद्ध चरित्र का भी आदमी था और ईमानदार व्यक्ति था, नैतिकता वाला आदमी था और धर्म को मानने वाला आदमी था। बलबन ने अपनी बेटी का ब्याह नसीरुद्दीन से कर दिया तो बलबन ससुर हो गया और सुल्तान दामाद हो गया। ये रिश्ता भी दोनों को नजदीक लाया और पावर सारा बलबन के हाथ में था। लेकिन इस पीरियड में राज्य में अव्यवस्था फैल गई, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, कर वसूली मुश्किल हो गई, जितने भी ट्रेड रूट्स थे डिस्टर्ब हो गए, सरदार सब उच्छृंखल हो गए। तो राज्य में पूरी तरह से जंगल राज जिसको आप कहते हैं वो वास्तव में जंगल राज उस जमाने में हो गया। और दिन में भी मेम लुटेरे दिल्ली में शहर में आकर लूटपाट कर लेते थे और दिल्ली से अवध और बिहार तरफ आने वाला रूट तो लगभग बंद हो चुका था। रात क्या कहें, दिन में भी व्यापारियों को चलने में दिक्कत होती थी। तो जो राजा है सारा गलती उस पर जाएगा। तो 1236 से 1266 ताज की प्रतिष्ठा गई। तो ये जो ताज की प्रतिष्ठा यानी क्राउन की प्रतिष्ठा थी इसका पूरी तरह से नाश हो गया। इसके प्रति लोगों में कोई सम्मान नहीं रहा, क्योंकि लोगों की प्रतिष्ठा नहीं बच रही थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, हर मामले में अव्यवस्था थी, कोई सुनने वाला नहीं था। तो ताज की प्रतिष्ठा को अमीरों ने बर्बाद कर दिया। तो ये समय ताज और अमीर के बीच के लड़ाई है। इसमें अमीर अपर हैंड है और ताज उन्हीं के इशारों पर चलने वाला व्यक्ति है, यानी सुल्तान अपने नायब के इशारों पर चल रहा है। स्वाभाविक है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा का हनन होगा। इसी में बीच में एक भारतीय मुसलमान अबू रैहान फिलिप्स में काम करेगा। अबू रैहान 1 साल के लिए नायब बनता है। किसी कारणवश सुल्तान बलबन से नाराज हुआ तो अबू रैहान नायब बनने वाला पहला भारतीय मुसलमान है। अबू रैहान भारतीय मुसलमान था। अब हम लोग आते हैं 1266 में अचानक नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। क्योंकि वो राजकीय परिवार था, सास ससुर से सब कुछ अपना ही फैमिली था और केवल लोगों को सूचना दी गई कि हाँ अंतिम जो उसके क्रियाकर्म है होने वाले हैं। लेकिन दरबारियों में यह शंका रहा
कि आखिर में सुल्तान मर कैसे गया। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी बहुत सारा चुप है लोग, लेकिन जो भी इशारों में कुछ लोगों ने बताया है उससे लगता है कि कुछ न कुछ षड्यंत्र हुआ और लोगों का आइडिया है कि बलबन ने जानबूझकर अपने ही दामाद को मार दिया, वो जहर दिया हो या जो भी दिया हो, लेकिन सुल्तान की मृत्यु में बलबन का हाथ माना जाता है और तब 1266 में बलबन सुल्तान होता। बलबन जब सुल्तान हुआ तो राज्य की हालत जो बर्बाद हो गई थी, तो इसमें स्वयं बलबन का भी योगदान था। तो अब पहला बलबन के लिए जो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, व्हेन ही बिकेम द सुल्तान, तो जिस सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा का इसने नाश किया था, अब इसको लगता था कि इसकी प्रतिष्ठा पुनः कैसे बहाल होगी। अब जैसे हम लोगों ने बिहार राज्य में देखा था 2005 में कि नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा कैसे पहले रिजीम में बहाल हुई, सुशासन बाबू कहलाए। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या होता है उसको संभालना और किसी भी अच्छे जो भी प्रशासक के लिए यह तुरंत का काम होता है। यह विकास का काम नहीं कि रोड बनाने में वर्षों लगेंगे, पुल बनाने में वर्षों लगेंगे। लॉ एंड ऑर्डर कोई भी शासक चाहे तो उसको तुरंत सुधार सकता है, क्योंकि पुलिस मशीनरी सब उसके हाथ में होती है। बलबन ने 1 से 2 साल में, जैसे दिल्ली में मेब लोग आतंक मचाते थे, तो मेबों का सरेआम कत्लेआम करवाया उसने। 1 साल तक दिल्ली में अभियान चला, दिल्ली के आसपास के जंगलों को काट डाला गया, वहां जो भी मेब लुटेरे मिले उन्हें बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के सीधे गर्दन काट दिया गया। इतना आतंक मचा कि जो मेब दिन में दिल्ली को लूटते थे और रात में भी दिल्ली में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसी तरह से कटिहार का इलाका है, दोआब कटिहार के इलाके में भी उसी तरह से हुआ, और युद्ध पर्वतमाला का इलाका है वहां में ऐसे हुआ। अवध के रास्ते को खोलना जरूरी था, तो उस रास्ते में अफगानों को लगाया गया। उनका काम ही था कि घोड़े पर सवार होके वो पूरे रास्ते पर दौड़ते रहेंगे, जहां भी डकैत लुटेरे ग्रुप मिलेंगे उसको काट देना। इसके लिए अफगानों के लिए किले बनवाए गए, उनको फ्री जमीन दिया गया, टैक्स फ्री जमीन दिया गया। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को उसने तुरंत संभाल लिया, जिसके कारण जो शासन का इकबाल कहलाता है वो तुरंत स्टैब्लिश हुआ और लोगों में कड़ा मैसेज गया। और जो लोग कर नहीं देते थे तो उसके अधिकारी गांवों में जाते थे, कर नहीं देने वालों को लगता था पुराना रिजीम है, अगर अधिकारी कर मांगे और कर देने में आनाकानी करते थे, ऑन स्पॉट कुछ लोगों का सबके सामने गर्दन काट दिया जाता था। इस तरह की घटना जैसे कुछ जगहों पर होगी, लोगों ने लाइन लगाकर कर दिया। तो दिल्ली से लेके सुदूर देहातों तक मैसेज चला गया कि रिजिम बदल गया है, अब जो सुल्तान के पद पर है वो पहले वाला आदमी नहीं है, उसका इकबाल है, उसकी चलती है और वो जो चाहेगा कर लेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तुरंत सुधर गया। अब सवाल था कि ताज की प्रतिष्ठा जो इन 30 सालों में जमीन में गड़ चुकी थी, उस प्रतिष्ठा को फिर सर्वोत्तम ऊंचाई पर कैसे ले जाया जाए। इसी चीज का जो प्रयास है वह इतिहास में थ्योरी ऑफ किंगशिप कहलाता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने राजत्व के सिद्धांत को देने का प्रयास किया है। He is the first Sultan of Delhi Sultanate who thought about giving the theory of kingship. How and why the kingship is there? Why somebody is king? Why somebody is sultan? And what is the importance of being sultan? What is the importance of orders of sultan? है ना? तो इन चीजों को इस्टेब्लिश करना था। तो बलबन के राजत्व के सिद्धांत का मूल उद्देश्य था जो ताज की प्रतिष्ठा 30 सालों में गिर गई थी, उस प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों पर ले जाना, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थापित करना। यानी सुल्तान का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाए, यानी सुल्तान का नाम सुनकर टोटल सबऑर्डिनेशन आ जाए, सुल्तान के नाम पर कोई सवाल करने के लिए हिम्मत न करे और सुल्तान की आज्ञाओं को मानना हर आदमी के लिए लगे कि इट इज कंपल्सरी। तो ये एक बैकग्राउंड हुआ। अब हम देखते हैं कि बलबन, ठीक है, ताज की प्रतिष्ठा तो गिर गई थी,
एक फैक्टर ये है। लेकिन और वैसे क्या कारण थे कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया, इसका मेन एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके 3 मूल कारण होते हैं। एक तो पहला कि ताज की प्रतिष्ठा गिर गई थी। दूसरा बड़ा कारण है वो है हीन भावना। हीन भावना क्या है ना, फीलिंग ऑफ इनफीरियरिटी कि इसे आपको मिटा दो। बलबन दास था। इस्लाम में दास को सुल्तान बनना मना होता है। वह मध्यकाल था। आज भी कोई आदमी जब बड़े पद पर चला जाता है तो कुछ विषय, जैसे हम लोग भी अपने गांव घर सभी जगह देखते हैं कि लोग उसकी जाति का विश्लेषण करते हैं कि वो बन गया, ऐसे बन गया। तो वो तो मध्यकाल था जहां जाति और धर्म और आपका सोशल स्टेटस बहुत मायने रखता था कि आप किस पद पर हैं। तो बलबन था दास वंश, बलबन था स्लेव, और बलबन के दासत्व से मुक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि नियम है कि अगर मालिक आपको अपने दासत्व से मुक्त कर देता है तो आप फ्री आदमी हो जाते हैं, क्योंकि वही आपको खरीदा है। और खरीदने वाला आदमी जब आपको मुक्त कर दे तो यू आर ए फ्री पर्सन, देन यू कैन बी ऑन एनी पोस्ट, बट देयर इज नो एविडेंस टू शो whether बलबन was freed from slavery or not by his master। तो उसके मन में एक हीन भावना थी कि लोग कहेंगे कि तू दास है और सुल्तान बन गया, तो सुल्तान के पद को ही इतना महत्वपूर्ण बना दो कि कोई ये पूछे नहीं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो, क्योंकि बलबन को भी नहीं पता था कि हम किस खानदान से आते हैं। तो लोग उसके खानदान पर, लोग उसके वंश पर, लोग उसके जाति पर सवाल न करें। एक बात यह था कि अपने पद को ही इतना महत्वपूर्ण कर दो कि वो सवाल करने की हिम्मत ही किसी को। क्या तीसरा फैक्टर था, कुछ वो अपराध बोध से ग्रसित रहा था। जैसे वो सुल्तान बन, अपने दामाद को अगर उसने नहीं भी मारा भी और लोग नहीं जाने, तो कम से कम उसका हृदय तो जानता था कि उसने दामाद को मारा है। तो आमतौर पर लोगों में विश्वास था कि उसने इल्तुतमिश के खानदान से, उसके पोता से सत्ता हड़प लिया है। तो हड़पना जो है इमोरल है, और वही नहीं किया था। बलबन ने इल्तुतमिश के खानदान के एक डायरेक्ट में एक एक आदमी को मार दिया था, ताकि आगे चलकर इल्तुतमिश के खानदान का कोई भी ऐसा बच्चा न बचे जिसको लेकर कोई विद्रोह करे और कहे कि नहीं, बलबन ने राज्य हड़पा है, इल्तुतमिश के पोता नाती ये है, ये सुल्तान बने। इस चीज से बचने के लिए बलबन ने खोज कर अपने ही नाती सबको और जितने खानदान में बलबन इल्तुतमिश के लोग थे सबको खोज के मार दिया था। तो एक नृशंस हत्याकांड करके बलबन सुल्तान बना था। तो उसके अंदर हीन भावना थी। तो लोग कहते कि तूने सत्ता हड़पी है। बलबन को साबित करना था कि सत्ता हमने नहीं हड़पा, अल्लाह ने चाहा इसलिए हम सुल्तान बने। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी, अपने हीन भावना को छुपाने के लिए भी बलबन को राजत्व का सिद्धांत देना जरूरी था, और बलबन ने इन चीजों को ध्यान में रखकर ही राजत्व का सिद्धांत दिया। बलबन का राजत्व का सिद्धांत पूरी तरह से सार्सेनियन ईरानी राजत्व सिद्धांत पर आधारित है। ईरान में ऊंचे खानदान के लोग ही सुल्तान बनते हैं। वहां वंशानुगत राजतंत्र का सिद्धांत था, निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत था। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत को उसी ईरान पर ढालने का प्रयास किया। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का जो पहला एलिमेंट है, बलबन ने कहा कि राजत्व पृथ्वी पर नियाबते खुदाई है ना, और वह जो है शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ है। शैडो ऑफ गॉड जब ऑन द अर्थ होगा
तो किसी की छाया केवल एक व्यक्ति पर पड़ती है। तो जब बलबन यह बात कर रहा है तो वह कह रहा है कि जो अल्लाह का अनुग्रह है, ग्रेस ऑफ द गॉड इज ओनली फॉर हिम। जैसे आप देखिए कि जब बलबन कहेगा तो बलबन जब अकबर होगा तो अकबर कहे खुदा की नूर है, लाइट ऑफ द गॉड। तो लाइट नेवर डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। तो उसके राजत्व का सिद्धांत व्यापक है। बलबन कह रहा है कि शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, यानी जो अल्लाह है, जो भगवान है, उसका जो ग्रेस है, उसका जो अनुग्रह है, वह केवल इसी को मिल रहा है ना। तो कह रहा है नियामती खुदाई है, जिले अल्लाह है ना। तो एक तरह से वह साबित किया कि आई एम द पर्सन, ए स्पेशल पर्सन हु हैड बीन चूजन बाय अल्लाह एंड गॉड टू बी द सुल्तान। तो बलबन उन हीन भावना से, अपराध बोध से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है यह स्टेटमेंट देकर अपने राजत्व के सिद्धांत में कि आई एम अ चूजन वन, मुझे अल्लाह ने बनाया है सुल्तान, यानी मैं किसी मनुष्य के कारण नहीं बना हूं, मैं किसी को मार कर नहीं बना हूं, मैंने सत्ता हड़पी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, व्हाटएवर हैज हैपेंड, इट इज बिकॉज ऑफ द अल्लाह। ईश्वर ने करवाया है, ईश्वर ने मुझे चुना है, अल्लाह ने मुझे चुना है, इसलिए मैं इस पद पर हूं, मैं सुल्तान हूं। तो अपने ऊपर लगे गए सारे आरोपों को इस स्टेटमेंट के द्वारा बलबन धो देता है और वह लोगों से कहता है कि हम इस पद पर हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। फिर वो कहता है कि मैं जो कहता हूं वो मैं नहीं कहता हूं, मेरा हृदय अल्लाह के द्वारा प्रेरित होता है और अल्लाह जो चाहते हैं वही मैं बोलता हूं। और क्या करना चाहता है कि what I speak, I don't speak. The Allah wants me to speak this word, therefore I speak this word. मतलब अगर तुम सुल्तान की बात मानते हो तो तुम अल्लाह की बात मानते हो। इस चीज को किस लेवल पर लेके आओ, यानी अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह में विश्वास करते हैं, तो सुल्तान की बातों को उसी तरह मानिए जिस तरह से अल्लाह की बातों को मानते हैं। यानी ही शुड नॉट बी क्वेश्चन्ड फॉर हिज डिसीजंस, फॉर हिज एक्शंस। तो जो आदमी अल्लाह की बातों को करेगा, जो आदमी अल्लाह से प्रेरित होगा, वह आदमी जो काम कर रहा है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू अल्लाह। वह कहेगा कि मैं अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। यह उस सिद्धांत के टोटल अलग है कि राजा अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार है। जनता की सहमति, जनता का पार्टिसिपेशन। बलबन कहता है कि नहीं, मैं चूंकि हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, ये तो अल्लाह करवाते हैं, तो जो करता है, करवाता है, उसके प्रति हम जिम्मेदार है ना। तो जनता के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों से वह निकल जाता है और अपने को एकदम से अल्लाह और ईश्वर का प्रतिनिधि करके सीधे सबसे ज्यादा निरंकुश बनने का प्रयास करता है। तो वह लोगों को चाह रहा है कि जब वो बोले, जो ऑर्डर दे, लोग बिना किसी संदेह के सीधे उसकी बातों को मान ले। इसीलिए जब भी वह अपने राजकीय कर्तव्यों और निर्णयों की घोषणा करता है, he expects that people should accept his orders blindly, without questioning, absolutely। तो इस तरह से वह कहना चाहता है कि उसके कोई भी डिसीजन पब्लिक डोमेन में जांच के दायरे में नहीं है। कहता है कि तो निरंकुशता का ये हाइट है, पहला नंबर। तो इस तरह से वह अपने पद की मर्यादा को देखिए कहां लेकर गए। तो जब अल्लाह ही ने उसको चुना, अल्लाह ने ही उसको प्रेरित किया, तो फिर नथिंग इज लेफ्ट।
दूसरी बात है कि वह दिखावा में बहुत ऊंचे दर्जे पर गया। राजत्व में दिखावा एक बड़ा चीज होता है। आम आदमी की तरह रहना तो लोग बोलेंगे आम आदमी की तरह है, लेकिन राजाओं के पद को, चूंकि ये स्वयं एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से था, तो जो आदमी सिंपल बैकग्राउंड से होता है या तो सिंपल रहता है, तो दिखावा करने में हाइट करता है। बलबन को राजत्व के सिद्धांत के साथ राजा के पद की मर्यादा को भी ऊंचा करना था, तो बलबन के राजत्व के पद में दिखावा एक इंटीग्रल पार्ट है। न केवल स्वयं भी, बल्कि अपने पूरे दरबार को, बलबन का पूरा दरबार ईरानी मॉडल पर सजा। बलबन के दरबार में इस तरह से पॉम्प एंड शो था कि जैसे ही आप दरबार में घुसते आपको लगता है कि एक नई दुनिया में आ गए हैं। यह घुसने वाले के मनोविज्ञान पर सीधा का सीधा प्रभाव करता और आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करवाता। बलबन के दरबार में घुसने वाले को सबसे पहले सिजदा करना पड़ता, जमीन को पैर छूना पड़ता, सिजदा करते। फिर उस आदमी को बलबन के सिंहासन के पास जाना होता और उसके पैर को चूमना होता। तो आपका सिर और उसका पैर दोनों मिला, तो जब पैर पर सिर रखिए थे तो बचा क्या, यानी दरबार में आने वाला हर आदमी कंप्लीट सबऑर्डिनेशन मानेगा बलबन का। तो सिजदा और पैबोस उसके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को करना था, यानी आपको अपना सब कुछ मान सम्मान समर्पित कर देना था। तो बलबन के दरबार में आने वाले के पास फिर बचा क्या, तो आप टोटल इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में वहां पर होते और बलबन के सामने उससे नजरों से नजर मिलाकर बात करना असंभव था। बलबन अपने बहुत सारे चीजों में बहुत एक्सट्रीम गया। बलबन का एक सोच था कि राजा को ऊंचे कुल के लोगों से मिलना चाहिए और वह भी बहुत ही कम मिलना चाहिए, जितना न मिले, यानी दूरी बनाकर रखना चाहिए, सेक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। बलबन आम जनों से लगभग दूर रहा। आम जन केवल कथा कहानियों में उसको याद करते थे कि बलबन ऐसे रहता है, बलबन वैसे रहता है। और जब सवारी भी कभी भी, उसकी जुलूस भी कभी निकलता था, जिसका जियाउद्दीन बर्नी ने वर्णन किया है, उसका भी बहुत ही विस्तृत वर्णन है कि किस तरह से उसका जुलूस निकलता था, कितना बड़ा दिखावा और शो बिजनेस होता था। तो उसने हमेशा अपने आप को आम आदमी से दूर रखा, दरबारियों से भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करता था। राज्य के सारे पदों पर केवल उच्च कुल के तुर्कों को नियुक्त किया। उसका मानना था कि शासन करना ऊंचे खानदान के लोगों का ही प्रेरोगेटिव है। वह निम्न कुल के लोगों को देखना तक नहीं चाहता था। उसने एक ही बार में अपने राज्य के सारे ऊंचे पदों पर जो भी हर व्यक्ति के कुल खानदान का जांच करवाया। जिस भी व्यक्ति का कुल खानदान नीचा रहा उसको सारे पदों से हटा दिया और सारे पदों पर, उच्च पदों पर उच्च कुलीन और विशेषकर बाहरी तुर्कों को बैठाया। इसीलिए बलबन के शासन को सबसे जातिवादी, तुर्क जातिवादी शासन कहा जाता है। उसके जमाने में ऊंचे कुल के तुर्क ही सारे ऊंचे पदों पर रहते थे और उसके बारे में फेमस है, कहा जाता है, इम्तिहानों में भी कोटेशन आया है, जो कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ, मेरा मुट्ठी तलवार की मूठ पर जाता है और इच्छा होती है कि उसका सर कलम कर दूं। उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति मिलने आता था, उसके पहले, मिलने से पहले उसके पूरे कुल खानदान की जांच होती थी और अगर वह आदमी निम्न कुल का है तो बलबन मिलने का भी अपॉइंटमेंट नहीं देता था और उसके दरबार और राज्य में सभी लोगों को फुल इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी उच्च पद पर किसी भी आदमी को कोई भी रिकमेंड करे तो पहले उसके कुल खानदान का जांच कर ले। बलबन अपने दरबार की सजावट और दरबारियों पर भी विशेष ध्यान देता था। सभी दरबारियों के लिए विशेष ड्रेस निर्धारित थे। सभी दरबारियों के लिए बैठने के लिए विशेष स्थान निर्धारित थे। दरबार में जो भी व्यक्ति आएगा
अपने निर्धारित जगह पर खड़ा रहेगा या बैठेगा, और हर आदमी के लिए इंस्ट्रक्शन था कि वह निर्धारित ड्रेस में ही आएगा, बिना परमिशन कोई बोलेगा नहीं। दरबार के अंदर किसी को भी गॉसिप करने की अनुमति नहीं थी। पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। बलबन स्वयं भी फुल ड्रेस में आता था। कहा जाता है कि उसके नौकरों ने भी, दासों ने भी कभी भी बलबन को कमरे से बाहर बिना फुल ड्रेस में नहीं देखा। इवन कहा जाता है कि जब बलबन का बड़ा बेटा प्रिंस मुहम्मद मर गया तो बलबन अपने कमरे के अंदर दहाड़ मारकर रोता था, बाल नोचता था, लेकिन जब कभी भी वह अपने कमरे से बाहर निकलता था तो फिर उसी तरह से सज धज कर निकलता था। तो पर्सनल और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसने हमेशा अंतर रखा, तो इसलिए वो उसका फेमस है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा यह साबित होता है कि बलबन अगर गलती से किसी भी व्यक्ति निम्न कुल के व्यक्ति की नियुक्ति भी कहीं पर हो गई तो उसको वो पद से हटाता था और रिकमेंड करने वाले को दंडित करता था। बलबन को अपने वंशावली पर संदेह था, तो बलबन ने उसके लिए स्पेशल वंशावली ही बनवा ली। और बलबन ने अपने को ईरान के पौराणिक राजा, जैसे हम लोग यहाँ राम जी हैं, तो उसी तरह से अफरसियाब ईरानियन लीजेंडरी किंग है। बलबन ने इस तरह से जेनियोलॉजी बनाया कि अपना खानदान को अफरसियाब से जोड़ दिया। जैसे भारत में कोई राजा बने और अपना खानदान सीधे रामचंद्र जी से जोड़ दे, कोई कृष्ण जी से जोड़ दे, कोई महाराणा प्रताप से जोड़ दे, तो आप जब जेनियोलॉजी बनाते हैं तो उसका तो कोई साइंटिफिक जांच होगा नहीं। तो बलबन ने जो जेनियोलॉजी बनाया तो सीधे अफरसियाब से जोड़ दिया। शाहनामा फिरदौसी का जो है उसी में अफरसियाब की बात है, वहां जोड़ दिया। तो अब जो लोग खानदान पर डाउट करते कि तुम दास हो, तुम्हारा खानदान पता नहीं है, तो बोला कि देखो मेरा खानदान तुम लोगों में सबसे बड़ा है, मैं मुसलमानों के सबसे बड़े खानदान का व्यक्ति हूँ। उसका रहन सहन, खान पान, कपड़ा पहनना सब ईरानी मॉडल पर था। यहाँ तक कि अपने बाप के पोता लोगों का नामकरण उसने ईरानी मॉडल पर किया। महमूद, मोहम्मद, कैखुसरो, कैकुबाद, कैकाउस, ये सब ईरानी नाम है जो उसने अपने खानदान के लोगों का बाद में रखा। न्याय को उसने हमेशा सर्वोच्च रखा। बलबन न्याय में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता था। अपना आदमी हो चाहे दूसरा आदमी हो, अगर किसी अपराध के लिए मौत की सजा है तो अपने लोगों को भी मौत की सजा देने में वो थोड़ा भी हिचक नहीं करता था। बलबन ने अपने दरबार को पूरे ईरानी मॉडल पर सजाया। दाढ़ी पूरा लंबा रखता था, टोपी ऊंचा रखता था और लगभग दीवार को, छत को छूने लायक टोपी होता था। दाहिने कौन रहेगा, बाएं कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, सबका निर्धारित था। और वह एक समय के हिसाब से, समय तरीके से दरबार में आता, दरबार में स्वयं भी गंभीर बैठता था, उसके दरबार के सारे लोग भी गंभीरता पूर्वक बैठते थे। इस तरह से बलबन ने, जो जियाउद्दीन बर्नी इसके बारे में विस्तृत विवरण देता है, तो उसने यह स्थापित किया कि आई एम शैडो ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, आई एम द डिपोजिटरी ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, दोज हु ओबे सुल्तान ओबे द गॉड। तो ईश्वर से अपने आप को, अल्लाह से अपने आप को पूरी तरह से जोड़कर उसने पूरी तरह से ताज की प्रतिष्ठा को उच्चतम अवस्था पर स्थापित किया। सुल्तान के पद की महत्ता को बढ़ाया। सुल्तान का डर यानी इकबाल जिसको शासन का कहता है, लोगों में स्थापित किया। पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। विद्रोही लोगों को शांत कर दिया, क्योंकि उसकी पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहलाती है, लौ एवं रक्त नीति भी कहलाती है। तो बलबन ने स्वयं ही इस ताज की महत्ता को बर्बाद किया था। नायब के तौर पर 1246 से 66 के दरमियान बलबन ने उस ताज की महत्ता को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का काम किया। दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान है जिसने सुल्तान की महत्ता को जनता की नजरों में उच्चतम स्थिति प्रदान किया। इसीलिए बलबन का राजत्व का सिद्धांत भारत में
मुस्लिम राज शासकों के द्वारा दिया गया पहला सिद्धांत है और इसने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व और महत्वपूर्ण बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। इतनी सारी बातों को टिप्पणी आता है और कभी कभी अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत से इसकी तुलना होती है। तो किसी अगले क्लास में हम लोग अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत को भी देखेंगे। तो अगर अकेले आएगा तो टिप्पणी आएगा, फुल क्वेश्चन आना होगा तो बलबन और अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत का तुलनात्मक वर्णन करने को आएगा। तो किसी और दिन हम लोग अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत को भी देखेंगे।